आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो हमें सीधे 1947 के उस दौर में ले जाते हैं जब भारत एक नया देश बन रहा था। चारों तरफ आप सोचिए उथल-पुथल थी, सीमाएं खींची जा रही थीं और लाखों लोग बेघर हो रहे थे। इस सबके बीच हमारे संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। इस नए भारत में असल में भारतीय कौन है? इस सवाल का जवाब संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में छिपा है। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो कोई भारी भरकम कानूनी किताब नहीं है। ये खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई और एसएससी जीडी की तैयारी करने वालों के लिए बनाई गई एक पीडीएफ है। इसी सबसे अच्छी बात से इसका अंदाज मतलब कहानी और आसान ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मुश्किल चीजों को समझाया गया है। तो आज का हमारा मिशन है इन अनुच्छेदों की परतों को खोलना और ये समझना कि भारत की नागरिकता की कहानी ये कहानी शुरू होती है अनुच्छेद 5 से, जो नागरिकता की नींव का पहला पत्थर है। तो अनुच्छेद 5, जिससे स्रोत की पीडीएफ में एक ट्रिक दी गई है, 5 इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंट, यानी यहीं से कहानी शुरू होती है। इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950, मतलब जिस दिन हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन था। मोटे तौर पर जो उस दिन भारत में रह रहा था, लेकिन इसके लिए 3 में से एक शर्त पूरी करनी होती थी। या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में रह रहा हो। यहाँ जो भारत में रह रहा हो वाली बात है, उसके लिए संविधान में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अधिवास यानी डोमिसाइल। अच्छा, ये सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस मतलब कहीं पर मौजूद होने से ज्यादा है। अधिवास का मतलब है उस जगह को अपना स्थायी घर मानने का इरादा। तो अनुच्छेद 5 ने एक बहुत ही साफ रेखा खींच दी। इसने कहा कि अगर 26 जनवरी 1950 को आपका भारत में अधिवास है और आप उन 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करते हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। ये एक तरह से देश की नागरिक आबादी का पहला आधिकारिक रजिस्टर था। ये तो बहुत साफ हो गया। तो अनुच्छेद 5 ने एक आधार बना दिया कि जो लोग पहले से यहां हैं वे नागरिक हैं। लेकिन 1947 का सबसे बड़ा और दर्दनाक सच था बंटवारा। हाँ, बंटवारा। लाखों लोग अपनी जमीन, अपने घर छोड़कर सीमा के इस पार या उस पार जा रहे थे। संविधान इस हकीकत से आंखें कैसे मूंद सकता था? बिल्कुल नहीं मूंद सकता था, और इसीलिए अगले 2 अनुच्छेद 6 और 7 वो सीधे तौर पर बंटवारे की उस मानवीय त्रासदी को संबोधित करते हैं। वे उस समय की असाधारण परिस्थितियों के लिए बनाए गए असाधारण प्रावधान है। हाँ, और पीडीएफ में इसकी ट्रिक भी बहुत सीधी है। अनुच्छेद 6 के लिए लिखा है 6 इक्वल्स टू बॉर्डर पार, यानी जो लोग बंटवारे की वजह से पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके भारत आए, उनकी नागरिकता के लिए ये अनुच्छेद बनाया गया। ये सिर्फ एक नियम नहीं था, ये उन लाखों लोगों के लिए एक कानूनी स्वागत था जिन्होंने नए बने भारत को अपना घर चुना। इसमें भी 2 श्रेणियां बनाई गई थीं। एक कट ऑफ तारीख रखी गई 19 जुलाई 1948। अच्छा, जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे उन्हें सामान्य रूप से नागरिक मान लिया गया, बशर्ते वे यहाँ सामान्य रूप से रह रहे हों। लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद आए उन्हें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता था और ये साबित करना होता था कि वे भारत आने से पहले कम से कम 6 महीने यहाँ रह चुके हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया थी। हाँ, ये उस समय के प्रवासन को व्यवस्थित करने का एक तरीका था। तो ये कहानी का एक पहलू हुआ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे। उनके बारे में क्या? यहीं पर अनुच्छेद 7 आता है और पीडीएफ में इसकी ट्रिक है। 7 बराबर सेपरेशन यानी अलगाव। ये अनुच्छेद 6 का ठीक उल्टा लगता है। आप इसे सिक्के का दूसरा पहलू कह सकते हैं। ये उस सिद्धांत को स्थापित करता है कि नागरिकता एक विकल्प है। अनुच्छेद 7 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। मतलब उसने अपना दावा छोड़ दिया। हाँ, उसने पाकिस्तान को चुनकर भारतीय नागरिकता पर अपना दावा छोड़ दिया। हालांकि इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। वो क्या? अगर ऐसा कोई व्यक्ति बाद में भारत वापस लौटकर आता है एक परमिट के साथ, तो उसे नागरिकता मिल सकती थी। अच्छा। लेकिन उसकी प्रक्रिया वही होगी जो अनुच्छेद 6 के तहत 19 जुलाई 1948 के बाद आने वालों के लिए थी। अच्छा, तो अनुच्छेद 6 और 7 मिलकर बंटवारे की उस उलझी हुई तस्वीर को कानूनी तौर पर सुलझाने की कोशिश करते हैं।
एक तरफ उन लोगों को अपनाना जो भारत आए। वो अनुच्छेद इतिहास के उस खास पल के लिए थे। ये स्थायी कानून नहीं थे, बल्कि एक घाव पर मरहम लगाने जैसे थे ताकि देश आगे बढ़ सके। तो बंटवारे से पैदा हुई उथल-पुथल को तो इन 2 अनुच्छेदों ने संभाल लिया। लेकिन एक और बहुत बड़ा समूह था, वे भारतीय जो सालों बल्कि पीढ़ियों से भारत के बाहर रह रहे थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद, फिजी में। उनका क्या वे अब भारत के नागरिक नहीं थे? इसी सवाल का जवाब अनुच्छेद 8 देता है। और ये संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता को दिखाता है। अनुच्छेद 8, जिसकी ट्रिक पीडीएफ में है 8 बाय आउटसाइड इंडिया, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति या उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ था और वो विदेश में रह रहा है, तो वो भी भारतीय नागरिक बन सकता है। कैसे? इसके लिए उसे उस देश में भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि के पास, मतलब डिप्लोमेटिक ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि संविधान ने भारतीयता को सिर्फ भूगोल से नहीं, बल्कि वंश और विरासत से भी जोड़ा। बिल्कुल, ये भारत के डायस्पोरा यानी प्रवासी भारतीयों के साथ रिश्ते की नींव रखता है। संविधान निर्माताओं ने ये माना कि भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक विचार है, एक सभ्यता है। और जो लोग दुनिया के किसी भी कोने में इस विरासत से जुड़े हैं, उनके लिए भारत का दरवाजा खुला रहना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 9 पर, जो बहुत ही सीधा और सख्त नियम बताता है। इसकी ट्रिक है 9 = NO ड्यूल, यानी दोहरी नागरिकता नहीं। इसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी भारतीय नागरिक ने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो उसके भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है। ये भारत की एकल नागरिकता की नीति को बहुत मजबूती से स्थापित करता है। इसके पीछे का विचार था वफादारी का सिद्धांत, कि एक नागरिक की पूरी निष्ठा एक ही राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। उस समय की भू राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। समय के साथ जब भारतीय डायस्पोरा दुनिया भर में बहुत प्रभावशाली हो गया, तो इसी सख्त नियम की वजह से एक चुनौती खड़ी हुई। वो चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि जो भारतीय दूसरे देशों में जाकर वहां के नागरिक बन जाते थे, वे कानूनी तौर पर भारत से कट जाते थे। उनकी भारत में संपत्ति रखने, व्यापार करने या बिना वीजा के आने जाने में दिक्कतें होती थीं। इसी की काट के लिए बाद में भारत सरकार OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की स्कीम लेकर आई। OCI, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये टेक्निकली दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि OCI कार्ड धारक वोट नहीं दे सकते या संवैधानिक पदों पर नहीं रह सकते। लेकिन ये उन्हें लगभग सारे फायदे देती है, जैसे बिना वीजा के भारत आने जाने की आज़ादी और आर्थिक अधिकार। ये अनुच्छेद 9 का उल्लंघन किए बिना उसकी सख्ती को कम करने का एक बहुत ही चतुर तरीका है। ये तो वाकई एक शानदार जानकारी है। मतलब संविधान के मूल सिद्धांत को छेड़े बिना बदलती दुनिया के हिसाब से एक रास्ता निकाल लिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 10 की, जिसकी ट्रिक है 10 = कंटिन्यू, यानी जारी रखना। ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इस भाग के तहत भारत का नागरिक है, वो नागरिक बना रहेगा। एक तरह की गारंटी लगती है ना? हाँ, ये एक गारंटी है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी हुई है। ये कहता है कि नागरिकता संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन होगी। ओहो, तो फिर ये गारंटी थोड़ी खोखली की लगती। मतलब संसद जब चाहे कानून बनाकर किसी की नागरिकता छीन सकती है? सैद्धांतिक रूप से ये सवाल उठ सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं है। ये प्रावधान एक संतुलन बनाता है। एक तरफ ये नागरिक को सुरक्षा का एहसास देता है कि उसकी नागरिकता यूं ही खत्म नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ ये राष्ट्र को यानी संसद को भविष्य में नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि संसद मनमाने ढंग से किसी एक व्यक्ति के नागरिकता छीन सकती है, बल्कि ये है कि संसद नागरिकता से जुड़े सामान्य कानून बना सकती है जो सभी पर लागू होंगे। असल में ये अनुच्छेद 11 के लिए एक पुल का काम करता है। और अनुच्छेद 11 ही इस कहानी का आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीडीएफ में इसकी ट्रिक है 11 = लॉ मेकर, यानी कानून बनाने वाला। ये साफ कहता है कि नागरिकता के बारे में कानून बनाने का सारा अधिकार संसद के पास होगा। यह शायद इस पूरे भाग का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। संविधान निर्माताओं ने ये समझा
कि वे 1950 में बैठकर भविष्य की हर स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया बदलेगी, प्रवासन के तरीके बदलेंगे, देशों के बीच रिश्ते बदलेंगे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने नागरिकता के शुरुआती नियम मतलब अनुच्छेद 5 से 10 तक तो तय कर दिए, जो उस समय की जरूरतों पर आधारित थे, लेकिन भविष्य के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया। यह अनुच्छेद संसद को नागरिकता हासिल करने, खत्म करने और नागरिकता से जुड़े किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने का पूरा और अंतिम अधिकार देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान ने सिर्फ ये बताया कि संविधान लागू होने के समय नागरिक कौन था। उसके बाद नागरिक कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब तय करने की जिम्मेदारी संसद को दे दी गई। एकदम सही। और संसद ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। आज भारत में नागरिकता से जुड़े ज्यादातर नियम जैसे जन्म से, वंश से या पंजीकरण से नागरिकता मिलना वो इसी कानून के तहत आते हैं। अनुच्छेद 11 ने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बना दिया जो समय के साथ अपनी जरूरतों को बदल सकता है। एग्जाम क्विक रिकैप दिया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मैं कहूंगा सोने की खान जैसा है। इसे एक बार दोहराते हैं एक मजेदार अंदाज में। तो अनुच्छेद 5 खेल की शुरुआत यानी स्टार्ट पॉइंट। अनुच्छेद 6 बॉर्डर पार करके जो भारत आया। अनुच्छेद 7 भारत से सेपरेशन यानी जो पाकिस्तान गया। अनुच्छेद 8 जो भारत से आउटसाइड यानी विदेश में बसे थे। अनुच्छेद 9 एक सख्त नियम, नो ड्यूअल नागरिकता। अनुच्छेद 10 एक गारंटी, नागरिकता कंटिन्यू रहेगी लेकिन शर्तों के साथ। और आखिरी में अनुच्छेद 11 असली लॉ मेकर यानी संसद। ये सारा अंश इन स्रोतों की सबसे बड़ी खूबी है। यह जटिल कानूनी भाषा को ऐसी कीवर्ड्स में बदल देता है जिन्हें याद रखना आसान है। हर ट्रिक सीधे सीधे अनुच्छेद के मूल विचार से जुड़ी हुई है, जिससे परीक्षा के दबाव में भी गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय नागरिकता की पूरी कहानी कहते हैं।